हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन मॉडर्न फिज़िक्स। एक्चुअली आप देखेंगे मैंने इस लेक्चर का टाइटल केवल नेक्स्ट रखा हुआ है। ओके, यहाँ तक हमारा सिलेबस लॉजिकली था, एक टॉपिक से हम दूसरा डेवलप कर रहे थे, पर इसके बाद जो आपके कंटेंट है सिलेबस में जो मेंशन्ड है, कुछ चीज़ें बहुत हम प्रॉपरली उसे चैनलाइज करके डिस्कशन पर तक नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे मैं उनको यहाँ पे वो करूँगा। जैसे ये है आपके पास एल एस जे जे कपलिंग, सिलेक्शन रूल्स, इवन फाइन स्ट्रक्चर, ज़ीमान इफेक्ट, ये सब चीज़ें जब आप हम क्वांटम मैकेनिक्स कर लेते हैं, थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स भी हमारे पास आ जाते हैं, तब इन चीज़ों को बेटर अप्रिशिएट किया जा सकता है। बट लेट्स ट्राई टू डू इट कि आपने जितना किया है उसी से। मैं तो यहाँ पे कुछ डिस्कनेक्टेड पीसेज होंगे ऑफ इन्फॉर्मेशन, कुछ मैं क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स जो आप शायद पहले से जानते भी होंगे, बट मैं हम उनको बिना डिराइव किए यहाँ पे पोज करेंगे और उनको फिर यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल, इनिशियल अटैम्प्ट था बट वो बैडली फेल हुआ। फिर बोर मॉडल था, बोर मॉडल की बहुत सारी सक्सेसेस थी। ओके, उनको हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। कुछ उसके हम फेलियर्स भी कोट करते हैं कि यहाँ पे बोर्ड या शॉर्ट कमिंग्स कहना चाहिए। ओके, अच्छा, लेकिन बोर मॉडल की वन ऑफ द मेजर सक्सेस थी कि वो एनर्जी लेवल्स का जो प्रिडिक्शन है, जिससे कि जो बेसिक स्पेक्ट्रा है, बेसिक स्पेक्ट्रा मतलब लाइमन बार्मर लाइंस जो सीरीज़ हैं, वो कंप्लीटली पूरी तरह जैसा ऑब्जर्वेशन है वैसा ही वहाँ से प्रिडिक्शन आता है। ओके, वंस वी टेक इनटू अकाउंट से फाइनाइट मास ऑफ द न्यूक्लियस, उसको हमने करेक्शन कर दिया और चीज़ों का, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन करता है। लेकिन हाइड्रोजन एटम या और एटम्स की बात करें, वहाँ स्पेक्ट्रा में एक और फीचर देखने को मिलता है जो बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसे हम कहेंगे फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर का आइडिया ये है से जब तक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स बहुत फाइन नहीं थी, तो मैं सोडियम का एग्जांपल आपको देता हूँ। सोडियम हाइड्रोजन से अलग है, बट एग्जांपल के लिए वो सबसे अच्छा है। सोडियम लैंप वो होता है जो येलो लाइट आप देखते हैं, येलो स्ट्रीट लाइट जो होती है हमारी, वो ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। आपने लैब्स में देखा होगा, इसीलिए हम फिजिक्स लैब में उस लाइट को यूज़ करते हैं। वो सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है। तो इनिशियली लोगों को लगा ये सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट है और लगभग उसकी फ्रीक्वेंसी 6000 एंगस्ट्रॉम मोनोक्रोमेटिक। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक सुधरी, तो ये पता लगा जो सोडियम लाइन्स हैं वो एक्चुअली दो बहुत क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स हैं। जब हम लाइन्स कहते हैं मतलब उसके स्पेक्ट्रम में जो हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज मिल रही है, लाइन का मतलब ये है। तो बाद के ऑब्जर्वेशंस ने ये बताया कि एक्चुअली 6000 एंगस्ट्रॉम पे नहीं है दो वेवलेंथ। दो जो वेवलेंथ हैं वो बहुत क्लोज्ड हैं, 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम। इनका जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं केवल 6 एंगस्ट्रॉम का है, और लगभग ये दोनों वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस 0.1% के आसपास का है। ओके, 6/6000 के ऑर्डर का है, 0.1% के आसपास का है, बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इसी तरह के स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम में मिलते हैं। इसे ही हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर या डबलेट स्ट्रक्चर। तो डबलेट स्ट्रक्चर को अभी मैं आपको केवल हम क्वालिटेटिवली समझ सकते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। आपके बोर मॉडल टाइप के एनर्जी लेवल्स इस तरीके के हैं, एक लेवल दूसरा लेवल, और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ तो करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस है उससे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं रेडिएशन की, और उससे उसकी वेवलेंथ डिटरमिन होती है। लेकिन अगर किसी कारण से इनमें से एक लेवल, एक्चुअली दो लेवल्स हों उसके अंदर से मेरा मतलब क्या है, माना इस लेवल की एनर्जी आप ई कह रहे थे, लेकिन एक्चुअली क्या था, वहाँ दो लेवल थे, एक की एनर्जी थी ई माइनस डेल्टा ई और एक की थी ई प्लस डेल्टा ई, समथिंग लाइक दिस। ये एक लेवल ना होकर असल में दो क्लोज, और ये इन दोनों लेवल्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, डेल्टा ई बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ई। तो फिर आपके पास जो स्टार्टिंग लेवल है, अभी तक आप सोचते हैं स्टार्टिंग लेवल और एंडिंग लेवल, मैं इसे कह रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके यहाँ आ गया, आपको एक वेवलेंथ की लाइट मिली। लेकिन अब अगर स्टार्टिंग लेवल स्लाइटली दो डिफरेंट लेवल्स हैं, एक ई प्लस डेल्टा ई वाला और ई माइनस डेल्टा ई वाला, तो इस वाले से भी यहाँ एक ट्रांजिशन हो सकता है और इस वाले से यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है। अब इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस में थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि डेल्टा ई बहुत स्मॉल है, तो ये जो रेडिएशन निकला और ये रेडिएशन निकला, इसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा अंतर होगा, तो इनकी वेवलेंथ में भी क्या होगा, थोड़ा अंतर। तो यही इसका हमारा एक्सप्लेनेशन आएगा, तो इसी की तरफ हमने बढ़ना है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जरूरत है जिन्हें मैं कहूँगा एडॉक। अगेन क्वांटम मैकेनिक्स में सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ें निकल के आती हैं, बट हेयर दे आर एडॉक। जैसे आपके सिलेबस में मेंशन्ड है एल एस कपलिंग, जे जे कपलिंग, ज़ीमान इफेक्ट, ये सब वेक्टर एटम मॉडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी ये डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ था, जब तक क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉपर से मेरा मतलब है वेव मैकेनिक्स, जो श्रोडिंगर ने 1926-27 के आसपास वो की थी, और बोर मॉडल 1913 के आसपास का है। तो ये बीच के ईयर्स में इस तरह के ही डेवलपमेंट्स हुए, लोगों को जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला उसके बेसिस पे उन्होंने मॉडल्स डेवलप किए। तो शायद आपकी अप्रोच कुछ उसी तरह की हमारी रहेगी। ठीक है, कुछ चीज़ें हम सीधे ले लेंगे कि हाँ ऐसा होता है। ओके, तो अभी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम केवल बोर मॉडल के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत नहीं। बोर मॉडल में आइडिया क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स एक तल में, एक प्लेन में किसी सर्कल में घूमते हैं जिसका रेडियस आर है। बाद में सॉमरफील्ड ने इस मॉडल को वैसे एक्सटेंड किया था, उसने
सर्कुलर ऑर्बिट्स के बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कंसीडर किए थे। जैसे आप जानते हैं अर्थ सन सिस्टम जो होता है या प्लानिटरी सिस्टम्स जो होते हैं, मोस्ट जनरली उनकी ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल हो सकती है। तो वैसा ही सोमरफील्ड ने एक्सटेंड किया, पर उससे भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो हम बोर मॉडल के दायरे में बात करें, बोर मॉडल में बेसिक कंडीशन ये थी, L इक्वल टू NH क्रॉस। ये n हमारा एक क्वांटम नंबर है और एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है माइनस समथिंग वट एवर अपॉन n स्क्वायर। अगेन ये एक आपके पास एक ही क्वांटम नंबर है n, और उसी से एनर्जी वैल्यू भी आती है और उसी से एंगुलर मोमेंटम भी। वो इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस समय उसकी एनर्जी कितनी है, लेट मी राइट इट En, nth ऑर्बिट में, और L के साथ भी n, nth ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम। ये तो पोस्टुलेट था और ये निकल के आता है, बट ये रिजल्ट्स हैं वहाँ के, ये बोर मॉडल के हमारे रिजल्ट्स हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम इन दो क्वांटम नंबर्स को चाहे तो आप n और L की तरह समझ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते हैं हमारे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स हमने की नहीं है, लेकिन हम वहाँ के कुछ रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। ओके, तो आप इन्हें एडॉक वो समझ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको 12th या हायर क्लासेस से केमिस्ट्री या फिजिक्स में बार बार मिलती रहती है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के साथ हम 4 क्वांटम नंबर एसोसिएट करते हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, m मैं इसको m को ml लिख रहा हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्वांटम नंबर s स्पिन। ओके, इसको मैं और क्लैरिफाई करूँगा, मैंने s के साथ एक ms भी लिखा है, इसको आगे देखेंगे। ओके, तो और ये दो इवन जब आप नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं, इनिशियल फेज में आप करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, वहाँ से केवल 3 ही क्वांटम नंबर आ पाते हैं। चौथा वाला या तो आप बोलिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप बाई हैंड अपनी थ्योरी में पुट करते हैं, या फिर आपको डिराक थ्योरी जैसी एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिकल उस पर जाना पड़ता है। एडवांस तो नहीं बोलना चाहिए, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पे जाना पड़ता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी इनिशियल क्वांटम मैकेनिक्स में केवल 3 क्वांटम नंबर्स का जिक्र आता है, लेकिन ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमें चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत भी है, जो आप कहते हैं 4 क्वांटम नंबर्स n, L, m और s। तो मैं ये कह रहा था बोर मॉडल में आप ये सोच सकते हैं ये n और L दोनों एक ही होते हैं। n आपका एनर्जी को डिटरमिन करता है, वो ये है, और L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोर मॉडल में इसी n से डिटरमिन होता है। तो बोर मॉडल में आप कह सकते एक तरह से सोच सकते हैं मॉडर्न थ्योरी के कंपैरिजन में वहाँ 2 क्वांटम नंबर्स की बात हो रही है, n और L, आज के n और L, लेकिन वहाँ L की वैल्यू भी कितने बराबर होती है, n के बराबर। तो बेसिकली एक ही क्वांटम नंबर है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है 4 क्वांटम नंबर होते हैं, n, L, m, L, ये तो सॉल्व करके आ जाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को नॉन रिलेटिविस्टिक में, और s वाला हम या तो स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट्स जैसे एक्सपेरिमेंट्स के आइडिया से ला सकते हैं, या बाद में जो डिराक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ से वो नंबर भी ऑटोमेटिकली आपका जनरेट होता है, थ्योरी से ही जनरेट होता है। तो 4 क्वांटम नंबर्स आपके हैं, ठीक है। और बोर मॉडल और एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स में एक जो डिफरेंस है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बोर मॉडल में आप स्पेसिफिक ऑर्बिट्स की बात करते हैं, और वो ऑर्बिट्स भी प्लेनर ऑर्बिट्स हैं। प्लेनर मतलब तल में, इलेक्ट्रॉन केवल एक तल में गति कर रहा है, एक प्लेन में, सर्कुलर ऑर्बिट में। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में एक तो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाता है, और वहाँ पे आप कुछ इस तरह का, ये जो मैंने फिगर्स बनाने की कोशिश की है, ये आप केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छे परिचित होंगे, जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये कंसेप्ट आ जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन का आप डेफिनेट पाथ की बात नहीं कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, बट लेट मी लीव इट फॉर द टाइम बिंग, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि हमारे पास बहुत सारे डिस्कनेक्टेड पीस आएंगे, उसमें से एक डिस्कनेक्टेड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है एंगुलर मोमेंटम का आइडिया। एंगुलर मोमेंटम का बेसिक आइडिया तो वैसे बोर मॉडल में पोस्टुलेट की तरह ले रखा है, बट इसको हम थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स से जो रिजल्ट है मैं उसको भी यहाँ पे इंकॉर्पोरेट करूँगा। बोर के जो ऑर्बिट्स हैं, बोर मॉडल के ऑर्बिट्स, वो बेसिकली जिन्हें आप क्लासिकल ऑर्बिट्स सोच सकते हैं। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अराउंड किसी सर्किल में घूम रही है और उसका रेडियस r है, और जब कोई ऑर्बिट्स चीज़ सर्किल में घूमती है तो उसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जो उस तल के लंबवत होता है। माना ये मेरा ऑर्बिट है, ये तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे होगा, लेट मी ट्राई टू शो इट दिस वे, ये ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये जो पेन है ऑर्बिटल, अगर ये प्लेन ऐसे हो गया तो ऐसे, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ओके, दिस, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये है, क्लासिकल आइडिया ये है। और क्लासिकली आप एंगुलर मोमेंटम को पूरी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर है, उसका पूरी तरह से ज्ञात करने का मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी ढंग से पता है, वाई भी पता है और जेड भी पता है। ओके, अभी आप क्वांटम का मैं आपको रिजल्ट दूंगा, वहाँ ये सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। और L का जो क्लासिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है R क्रॉस P, या हमने उसका मैग्नीट्यूड जो बोर मॉडल में भी यूज़ किया था सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, m इंटू वी इंटू आर, P का मैग्नीट्यूड mv और R का मैग्नीट्यूड r। ओके, अब क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट क्या है, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सबसे आसान रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में माना आप कहते हैं हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट का नंबर 3 जिसे आप कहते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग L की जो वैल्यू होती है, L क्वांटम नंबर या तो 0 होती है या 1 होती है या 2। L की अलाउड वैल्यूज़ 0 से लेकर n-1 तक होती है, n से 1 कम तक। तो n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ये 3 वैल्यूज़, n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, L को एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर।
एम एल जो क्वांटम नंबर है, जिसको आप सिंपली एम कहते थे, उसका नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, उसको मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एल जो है, माना मैं क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट की बात करूँ, अच्छा किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एन बराबर 3 है और उसके लिए एल इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी, जो भी ये एल की वैल्यू है, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? इसके अंदर होती है उस इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन। क्या, किस तरह से? उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जिसका ये वाला क्वांटम नंबर एल के बराबर है, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इतना होता है, कितना? रूट एल एल प्लस 1 टाइम्स एच क्रॉस। ओके, आप चाहूँगा आप इसे थोड़ा बोर मॉडल से कंपेयर करें। बोर मॉडल में मैंने आपको कहा आप एन और एल को एक ही चीज़ समझिए। बोर मॉडल में तो एल होता ही नहीं है, पर अगर उस तरीके से कंपेयर करने के लिए सोचें, एल और एन एक ही चीज़ है, तो बोर मॉडल में ये फॉर्मूला बेसिकली एन एन प्लस 1। अब अगर एन थोड़ा लार्ज हो, इतना लार्ज कि उसके मुकाबले 1 को नेग्लेक्ट कर सकें, माना एल 5 है, 5 × 6, लगभग अगर मैं इसको भी 5 ही मान लूँ तो 5 और 5 का स्क्वायर रूट फिर से 5 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगभग रिकवर हो रहा है। बोर मॉडल से क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, पर कुछ हद तक वो झलक आपको किस तरह से दिख रही है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एल वैल्यू आपको पता है, जितनी भी हो, 0, 1, 2 या किसी और केस में कुछ भी है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग वो जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, उसका केवल मैग्नीट्यूड, ये केवल मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन है, इसमें डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर की लंबाई पता लग रही है, इतनी होती है। ओके, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो वहाँ पे ओके से मैं बोर मॉडल और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट को एक साथ कंपेयर करता हूँ। बोर मॉडल में बेसिकली एक ही क्वांटम नंबर होता है, एन। क्वांटम मैकेनिक्स से 3 क्वांटम नंबर एन, एल और एम एल तो निकल के आ जाते हैं, और एस या एम एस जो है स्पिन या उसके साथ का एसोसिएटेड मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, ये हम बाई हैंड पुट करते हैं। पर जो भी इन्फॉर्मेशन हो, बोर मॉडल में जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, समथिंग अपॉन एन स्क्वायर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है। अमेजिंगली क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम को, एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है, एग्जैक्टली द सेम, नो डिफरेंस। ओके, और एंगुलर मोमेंटम की बात करें, बोर मॉडल में nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है NH क्रॉस, ये n क्वांटम नंबर। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट जो मैंने आपको सीधे अभी दिया, वो रिजल्ट ये है, रूट एल एल प्लस 1 H क्रॉस। क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट आप हमेशा देखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम की यूनिट हमेशा H क्रॉस होगी। तो कई बार मैं सिंपली ऐसे भी बोल सकता हूँ कि बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम n होता है, आप अपने आप समझ जाइए NH क्रॉस, और ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में बोल सकता हूँ रूट एल एल प्लस 1, आप हमेशा समझ जाइए उसके साथ एक H क्रॉस शामिल है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम की यूनिट, बेसिक यूनिट H क्रॉस होती है। अगेन मैं आपको वो कहूँगा, आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर इस l+1 में 1 को नेग्लेक्ट करने की गुंजाइश हो तो ये रूट एल स्क्वायर है, रूट एल स्क्वायर कितना हुआ L, और बोर मॉडल में L और N एक ही चीज़ होती है। उस तरह से मैं इसे कह रहा था। तो अब माना बोर मॉडल में n बराबर 3 वाली ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एनर्जी का एक्सप्रेशन दोनों जगह से सेम मिलेगा, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। अगर n बराबर 3 है तो बोर मॉडल के हिसाब से उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो कि थर्ड ऑर्बिट में है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 3h क्रॉस। इसी के बजाय अगर क्वांटम मैकेनिकली हम एक हाइड्रोजन एटम में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसके लिए n बराबर 3 है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से उसके लिए l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 स्मॉल l की वैल्यू, और तब कैपिटल L की जो वैल्यू है, कैपिटल L की वैल्यू यहाँ स्मॉल l की जगह 0 रखो, 0h क्रॉस, 1 रखो, 1 × 2h क्रॉस, दैट इज रूट 2h क्रॉस, 2 रखो, 2 × 3 6, रूट 6h क्रॉस। तो n = 3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसे थर्ड ऑर्बिट ही सोचें, श्रोडिंगर उसमें थर्ड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से 3h क्रॉस नहीं होता है, वो इतना भी हो सकता है 0h क्रॉस वाला। उसे आप कहते हैं वो वाला इलेक्ट्रॉन है जिसका n 3 है और l 0 है, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा 0h क्रॉस। जिसका n तो 3 है थर्ड ऑर्बिट पर l बराबर 1 है, जिसे आप ऑर्बिटल लैंग्वेज में px py ऑर्बिटल वगैरह कहते हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? रूट 2h क्रॉस। और जिसका l = 2 है d ऑर्बिटल, उसका रूट 6h क्रॉस। SPD जो नॉमेनक्लेचर आप यूज़ करते हैं, ये वो नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये हैं, आप इसको और इसको देखिए डिफरेंट है। ओके, ये और ये आंसर डिफरेंट है। अच्छा, अब जो तीसरा क्वांटम नंबर आता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ml, जिसको आप अभी तक सिंपली m लिखते आए थे, मैं क्यों उसे ml लिख रहा हूँ आपको आगे क्लियर होगा। ये ml क्वांटम नंबर में क्या इन्फॉर्मेशन होती है? आप क्वांटम मैकेनिक्स में n क्वांटम नंबर में एनर्जी की इन्फॉर्मेशन होती है। एनर्जी होता है माइनस समथिंग अपॉन n स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम होता है रूट एल एल प्लस 1 H क्रॉस। अब मैं बोर मॉडल के बजाय क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ओके, ml जो क्वांटम नंबर होता है, जिसकी वैल्यू आप कहते हैं -l से +l तक होती है इन स्टेप्स ऑफ 1, माना l बराबर 2 है, तो आप कहते हैं ml होता है -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, -l से +l तक एक एक के डिफरेंस पे ये वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन ये ml की वैल्यू बताती क्या है?
क्वांटम मैकेनिक्स का ये रिजल्ट है अगेन, ml की वैल्यू आपको एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर का z कंपोनेंट बताती है, l की वैल्यू केवल उसका मैग्नीट्यूड बताती है इस तरीके से, और ml की जो वैल्यू है उसके अंदर lz, l का z कंपोनेंट को हम lz लिखें, उसकी वैल्यू की इंफॉर्मेशन होती है। किस तरीके से? एक्सप्रेशन ये है, एंगुलर मोमेंटम के z कंपोनेंट का वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो कितना होता है, अगेन h क्रॉस तो यूनिट है ml, l की जो वैल्यू होगी से l इक्वल टू 2 के लिए ml की ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो या तो ये -2h क्रॉस होगा, या -1h क्रॉस, या 0h क्रॉस, या +1h क्रॉस, या +2h क्रॉस। बस एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट की वैल्यू केवल यही होंगी, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स का एक और रिजल्ट आता है, अगेन यहाँ पे मैं डायरेक्टली केवल कोट ही कर सकता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में आप एंगुलर मोमेंटम का पूरा वेक्टर पता नहीं कर सकते हैं। पूरा वेक्टर मतलब उसका x कंपोनेंट भी, y कंपोनेंट भी और z कंपोनेंट भी। क्लासिकल मैकेनिक्स या इवन बोर मॉडल में ऐसी कोई चर्चा ही नहीं आती है। चर्चा नहीं आने का मतलब आप ये समझिए, वहाँ पे इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक तौर पर हम ये तीनों कंपोनेंट्स एक साथ पता कर सकते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स में एक रिस्ट्रिक्शन आती है, आप एंगुलर मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स में से केवल एक कंपोनेंट पता कर सकते हैं। इसे आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ सकते हैं। आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हल्का फुल्का जानते हैं, हमने वेव पैकेट पिक्चर में जरा देखा था। पोजीशन मोमेंटम के बीच अनसर्टेनिटी होती है, फिर एनर्जी और टाइम में भी अनसर्टेनिटी होती है। तो उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स में भी आपस में अनसर्टेनिटी होती है। Lx, Ly और Lz को आप एक साथ नहीं नाप सकते हैं। वेरी रफली सेइंग, आप एक ही को नाप सकते हैं इनमें से। तो कन्वेंशन ये है कि जिसको हम नापते हैं उस कंपोनेंट को ही हम z कंपोनेंट कहते हैं। ये आगे मैं क्लियर करूंगा, बट हम एक ही कंपोनेंट नाप सकते हैं, और वो कौन सा है? Lz। और Lz की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं वो होती हैं m टाइम्स h क्रॉस। m को मैं ml कह रहा हूँ, ml टाइम्स h क्रॉस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्वांटम मैकेनिक्स आपको बता सकता है, और एंगुलर मोमेंटम के केवल z कंपोनेंट को बता सकता है, x और y को नहीं बता सकता है, और उसकी वैल्यू ये है। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। माना l इक्वल टू 2 वाला एक इलेक्ट्रॉन है, तो L इक्वल टू 2 है, तो इस ये फॉर्मूला आपको सीधे से दे रहा है 2 × 3 √6h क्रॉस। वो इस इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम तो कितना है? √6h क्रॉस। ओके, डायरेक्शन के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी केवल एंगुलर मोमेंटम को अगर अभी वेक्टर सोचें, एक रॉड सोचें, तो उस रॉड की लंबाई मुझे पता लग गई है, वो कहाँ है अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये दूसरी वाली जो जानकारी है उसका z कंपोनेंट, ये थोड़ा सी और इन्फॉर्मेशन लाता है, क्योंकि अगर l बराबर 2 है तो ml की अलाउड वैल्यू क्या होती है? -2, -1, 0, 1, 2, -L2 + L इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1, यही तो कहते हैं। तो अब इस इन्फॉर्मेशन को अगर यूज़ करें कि z कंपोनेंट कितना होता है? ml टाइम्स h क्रॉस, तो इसमें से हर एक नंबर को h क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो। l का जो z कंपोनेंट होगा या तो 1h क्रॉस, सॉरी -2h क्रॉस, या -1h क्रॉस, या 0h क्रॉस, या 1h क्रॉस, या 2h क्रॉस। मैं अगेन आपको कहूँगा आप इन दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। मैंने शायद यहाँ ब्लॉक किया होगा, ये क्वांटम मैकेनिक्स की इन्फॉर्मेशन है। L क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पता लगता है, M क्वांटम नंबर या ML क्वांटम नंबर से उसके Z कंपोनेंट का। तो L बराबर 2 से एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर की लंबाई तो पता लग गई, और उसका जो z कंपोनेंट है वो या तो इतना हो सकता है या इतना इतना इतना। एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ ये सारे नहीं होंगे। अगर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए l बराबर 1 है +1, तो उसके z कंपोनेंट की वैल्यू 1h क्रॉस होगी। किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए l तो 2 है लेकिन ml की वैल्यू -2 है, तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम तो इतना होगा, लेकिन उसका z कंपोनेंट कितना होगा? -2h क्रॉस, ठीक है। अब आप इस √6 को देखिए, ये √6 कहाँ से आया था? L × L + 1, 2 × 3 का स्क्वायर रूट था ये स्क्वायर रूट 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 और अगला नंबर 2 से बड़ा है, तो ये 2 से तो ऊपर होगा, और 3 से कम होगा, क्योंकि एक नंबर 3 है जबकि दूसरा नंबर 3 से कम है। तो ये जो स्क्वायर रूट जो है ये 2h क्रॉस और 3h क्रॉस के बीच में लाई करेगा। इन जनरल जब आप कहते हैं कि किसी स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम होता है LL + 1h क्रॉस, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होना चाहिए ये LH क्रॉस से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि L और दूसरा नंबर L से थोड़ा ज़्यादा है, L + 1 है, और यही नंबर L + 1h क्रॉस से कम पड़ेगा, क्योंकि ये वाला नंबर L + 1 नहीं है। ओके, दोनों के बीच में लाई करेगा। जैसे इस एग्जांपल में √6 जो होता है √4 जो कि 2 होता है, और √9 जो कि 3 होता है, 2 और 3 के बीच में लाइट करता है। √6 होगा कुछ 2.2 2.3 के आसपास होगा, 2 से ऊपर और 3 से नीचे, ये हमेशा होगा। √LL + 1h क्रॉस आप निकालेंगे, LH क्रॉस से तो ऊपर बनेगा, पर L + 1h क्रॉस से क्या बनेगा? नीचे। ये आगे हम यूज़ करेंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्लासिकली जो हमारा नोशन है उसको फिर से देखें। क्लासिकली चीज़ किसी ऑर्बिट में घूम रही है, तो वो ऑर्बिट एक तल है, ठीक है। माना ये
इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये एक तल। अब मैं इस पेन को ऐसे ना रख के, क्योंकि ये वीडियो में अच्छा कैप्चर नहीं होगा, ऐसे दिखाता हूँ। ये तल है और एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर इस तल के लंबवत है। क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसे ही कहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रही है तो उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम है वो उस प्लेन के, उस तल के लंबवत होता है जिस तल में वो ऑब्जेक्ट घूम रही है, कुछ इस प्रकार की। और क्लासिकली या इवन बोर मॉडल में आप एल की पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। एल की डायरेक्शन कहाँ है, आप बोलेंगे जिस तल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर, और एल का मैग्नीट्यूड कितना है, बोर मॉडल कहता है NH क्रॉस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के आंसर ये रहे, क्वांटम मैकेनिक्स में केवल ये इन्फॉर्मेशन है, ये और ये एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर की लंबाई इतनी है भाई, और उसका जेड कंपोनेंट इतना है। तो जरा इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। अगेन मैं इस एग्जांपल के लिए मैंने ये फिगर बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आपको आगे बहुत जगह इंकाउंटर होगा, इस सिलेबस में भी और आगे आने वाले उसमें भी, ठीक है। देखो ये फिगर मैंने बनाया कैसे, पहले इसको समझते हैं। पहले मैं इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, L बराबर 2 एग्जाम्पल देख रहा हूँ, तो कैपिटल L की वैल्यू है √6 H क्रॉस। मैंने 2 डायमेंशन में एक सर्किल बना दिया जिसका रेडियस मैंने लिया √6, H क्रॉस सब जगह है तो हमने √6 का, √6 होता है 2.3, माना 2.3 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्किल बना दिया। ये ब्लैक सर्किल जो है √6 H क्रॉस का, और इस सर्किल में मैंने एक डायरेक्शन को, इसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया, इसके सेंटर से एक लाइन पास हो रही है बाहर तक, ये हो गई मेरी जेड एक्सिस, इसको मैं, ये प्लस जेड एक्सिस, ये माइनस जेड एक्सिस। ओके, ये फिगर केवल 2 डायमेंशन में है, इन जनरल हमें 3 डायमेंशन में होना चाहिए, पर कागज में हम 2 डायमेंशन बना सकते हैं। तो पहले मैंने सर्किल बनाया, फिर मैंने क्या किया, ये जो जेड एक्सिस थी इस पे सेंटर से एक एक यूनिट डिस्टेंस पे निशान लगा दिए। एक यूनिट पे यहाँ पे निशान लगाया, एक यूनिट पे यहाँ पे निशान लगाया, एक यूनिट पे यहाँ पे लगाया, एक यूनिट पे यहाँ पे लगाया। इनफैक्ट मैं आपको ये अलग से भी करके दिखाता हूँ ये किस तरह से हमने किया। आप इसको भी और इसको देखिए, सर्किल बनाया, सर्किल का रेडियस कितना लिया, √6, ठीक है। √6 होता है 2 से ज़्यादा और 3 से कम, ये ध्यान रखिए, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। अब मैंने जेड एक्सिस बनाई, सेंटर से अगर मैं निशान लगाऊंगा 1 और 2, 1 और 2 का निशान सर्किल के अंदर पड़ेगा, क्योंकि सर्किल का रेडियस 2 से थोड़ा ज़्यादा है, जबकि 3 का निशान सर्किल के अंदर नहीं पड़ेगा, वो सर्किल से बाहर पड़ेगा। ओके, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। मैं L = 2 के लिए कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। किसी भी केस में आपका ऐसा होगा, आपका L H क्रॉस वाला निशान अंदर पड़ेगा और L + 1 H क्रॉस वाला निशान बाहर पड़ेगा। ऐसे ही माइनस साइड में -1 H क्रॉस, -2 H क्रॉस और -3 बाहर पड़ेगा। तो इनको मैंने वैल्यू लिख दी, 0 H क्रॉस, -1 H क्रॉस, -2 H क्रॉस, +1 H क्रॉस, +2 H क्रॉस, ये। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, माना ये आप यहाँ पे एक एक्स एक्सिस समझ लीजिए, वैसे इसे एक्स एक्सिस नहीं कहना चाहिए, ये एक्स वाई प्लेन की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, बट लेट मी सेट इट एज द एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल जहाँ जहाँ पे निशान लगे हैं जेड एक्सिस पे, यहाँ पे से आप लाइन खींचिए पैरेलल, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल पैरेलल। आपको ये लाइन वैसे पूरी बनाने की जरूरत नहीं थी, आप ये लाइन केवल सर्किल की बाउंड्री तक ड्रॉ कीजिए और वहाँ के पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो जब मैंने केवल पहले ये सर्किल बनाया, सर्किल बनाने का अर्थ क्या था, इस सर्किल का रेडियस कितना है, √6 इन यूनिट्स ऑफ H क्रॉस समझें आप। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी, केवल ये वाली, इसने मुझे केवल ये बताया भाई एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ऐसा है कि उसकी लंबाई कितनी है, √6। मैं H क्रॉस को सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, √6 है, ये माना ये पेन मेरा √6 लंबाई का है, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ, क्योंकि अभी मेरे पास डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ऐसे सोचिए, इस सर्किल के सेंटर से हम एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ प्लॉट करूँ कि यहाँ दिखाऊँ कि यहाँ दिखाऊँ कि यहाँ दिखाऊँ कि यहाँ, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है हाँ भाई √6 H क्रॉस का होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक सर्किल बनाया। इस सर्किल के सेंटर से आप कहीं पे भी एक वेक्टर इसके बाउंड्री पर टर्मिनेट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन को वो सेटिस्फाई करता है, हाँ भाई एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये इनमें से कोई सा भी एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है। ओके, लेकिन अब हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिक्स से एक दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है, भाई जिस इलेक्ट्रॉन के लिए L = 2 होता है उसके लिए ml की वैल्यू ये होती है, और तब उसके एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट या तो कितना होता है, -2 H क्रॉस या -1 H क्रॉस या 0 H क्रॉस या 1 H क्रॉस या 2 H क्रॉस। इस फिगर पे अब मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने ग्रीन पेन से जहाँ पे जो हमने लाइन्स बनाई थी, जहाँ पे इसने इस सर्किल को इंटरसेक्ट किया, सेंटर से उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके उनको एरो शेप दे दी, ये खुद ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इसको भी मैं एक इंटरसेक्शन मानूंगा, ये और ये। अब ये मैंने हरे से क्यों किए और क्या इंपॉर्टेंस है, हरे से करने का मतलब है, हरा मतलब ओके होता है, रेड का मतलब कैंसिल, हरे का मतलब ओके। ओके से मेरा सेंस क्या है,
एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर, अभी तक आप जो सोच रहे थे भाई मुझे केवल उसकी लंबाई पता है, पता नहीं उसकी डायरेक्शन कहाँ है, और अब आप 3 डायमेंशन में अगर सोचें तो 3 डायमेंशन में वेक्टर कहीं भी हो सकता था, केवल लंबाई √6 क्रॉस है। लेकिन अब ये दूसरी जानकारी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दूसरी जानकारी आपको कह रही है भाई एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर होगा तो इस लंबाई का, लेकिन वो ऐसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा कि उसका z कंपोनेंट इनमें से कोई वैल्यू लेगा। तो जरा आप इस वेक्टर को देखिए, तो इस हरे को, इसकी लंबाई कितनी है √6 क्रॉस। हाँ भाई हमने उतना ही रेडियस लिया था, तो रेडियस तो हर कोई √6 क्रॉस है, तो ये वाला भी कितना है √6 और h क्रॉस की यूनिट्स में है, तो ठीक है। और इसका z कंपोनेंट कितना है, आप किसी वेक्टर का किसी z एक्सिस पे कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यही लंबाई तो कंपोनेंट होती है, तो इसका कंपोनेंट कितना है 1 2 h। हमने एक कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से की थी कि इस वाले का ही कंपोनेंट कितना बनेगा 2h क्रॉस। क्या एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट 2h क्रॉस हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। तो ये वाला वेक्टर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है। क्या ये वाला वेक्टर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर हो सकता है? ये दूसरा वाला, इसका भी मैग्नीट्यूड √6h क्रॉस और इसका कंपोनेंट कितना है 1h क्रॉस। हमने कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से की है, और इसी तरह से ये वाला लंबाई √6h क्रॉस और कंपोनेंट 0h क्रॉस, और ये जो नीचे की तरफ वाला ये वाला है लंबाई √6h क्रॉस और कंपोनेंट -1h क्रॉस, और ऐसे ही √6h क्रॉस और कंपोनेंट -2h क्रॉस। z एक्सिस पे ये जो 5 पॉइंट्स क्यों मार्क किए गए, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग वाले जो ये 5 हरी लाइन है, और अब इस पे आ जाएं 1 2 3 4 5, ये पीछे वाली लाइन अभी भूल जाओ, ये 5 लाइन्स जो हैं यही ऐसी लाइन्स हैं जो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करती हैं। अगर केवल मैं पहली कंडीशन लेता तो सर्किल का कोई भी वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता, लेकिन दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई करें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर क्या या इस डायरेक्शन में हो सकता है, या इस डायरेक्शन में, या इसमें, या इसमें, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं है। इस फीचर को कहा जाता है स्पेस क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन शब्द आप आगे पढ़ेंगे। क्वांटम का मतलब हम देख चुके हैं, वैसे उसमें पैकेट से मतलब होता है, पैकेट के बजाय उसे स्टेप सोचो, या तो ये वैल्यू और उसके बाद सीधे ये वैल्यू, बीच की वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर को सोचें क्लासिकली, तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कहीं भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, यहाँ स्पेस में कहीं भी पॉइंट कर सकता था। पर अगर ये इस वाले फिगर को आप देखें, एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ये इस डायरेक्शन में हो सकता है, इसके बाद सीधे उसके लिए अगली डायरेक्शन जो पॉसिबल है वो ये वाली है। मैंने एक रेड वाला वेक्टर भी ड्रॉ कर रखा है जिसपे मैंने नो लिखा हुआ है रेड से ही। क्यों? ये वाला वेक्टर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर क्यों नहीं हो सकता इस समय? क्यों? इसकी लंबाई तो √6h क्रॉस है, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन इसका कंपोनेंट अगर आप लेंगे तो वो 1h क्रॉस से थोड़ा ज़्यादा और 2h क्रॉस से थोड़ा कम है, माना 1.8h क्रॉस। क्या एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट 1.8h क्रॉस होना क्वांटम मैकेनिक्स से पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसलिए ये वाला, इन 5 हरी लाइंस के अलावा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर और कहीं पॉइंट नहीं कर सकता है। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ये सोचें, ये, और उसके बाद सीधे ये, और उसके बाद सीधे ये, बीच के ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्वांटाइजेशन है, लेकिन किसका? स्पेस में। ओके, तो इसे स्पेस क्वांटाइजेशन कहा गया ओल्ड क्वांटम थ्योरी में। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है क्लासिकल या बोर ऑर्बिट्स या बोर एंगुलर मोमेंटम, जो कि कहीं भी पूरी तरह से हम डिटरमिन कर सकते थे, पूरी इन्फॉर्मेशन थी। क्वांटम मैकेनिकली आप केवल एंगुलर मोमेंटम की लेंथ और उसका z कंपोनेंट ज्ञात कर सकते हैं, और तब आपको ये मिलता है। अब ये पीछे की तरफ के एरो का मतलब क्या था? अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर इसे मानूं, क्या ये चल सकता है? लंबाई √6h क्रॉस, और इसका भी कंपोनेंट कितना है -2h क्रॉस। इनफैक्ट ये हर एक जो मैंने एरो केवल आगे की तरफ ज्वाइन किया था, जब मैंने लाइन ड्रॉ की थी, इसने सर्किल को 2 पॉइंट्स पे कट किया था, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अगर इन पॉइंट्स को भी आप ओरिजिन से ज्वाइन करें तो वो भी पॉसिबल एल वेक्टर हो सकते हैं। बेसिकली आप ऐसा सोचिए, आपने बीच में एक मिरर रखा हुआ है, तो इनमें से हर एक हरी लाइन का एक मिरर इमेज बनेगी, इस वाले की कुछ इधर बनेगी। मैं बाकी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उससे फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जस्ट आप सोच सकते हैं ये और ये वाला इसकी मिरर इमेज है, ऐसे ही यहाँ वाले की मिरर इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ वाले की यहाँ बनेगी। तो कुल मिला के आप सोच सकते हैं 5 और 5 केवल 10 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। अगर l = 2 है, स्मॉल l = 2 है, तो जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो इन 10 वेक्टर्स के अलावा और कहीं नहीं हो सकता है। और इन जनरल ये फिगर मुझे 3 डायमेंशन में बनाना चाहिए था। 3 डायमेंशन में ये 2 वेक्टर्स एक्चुअली जो हैं ये एक कोन का हिस्सा बनते हैं। आप सोचिए, ये एक्चुअली एक कोन है, 3 डायमेंशन में ये कोन है। ओरिजिन से इस कोन का आप कोई भी वेक्टर ले लें, ये उस कोन की सरफेस पे कोई भी वेक्टर ले लें, हर किसी की लंबाई √6h क्रॉस होगी, क्योंकि ये एक सर्कल बनता है, कोन का टॉप एक सर्कल होता है,
तो हर किसी वेक्टर की लंबाई कितनी है, √6h क्रॉस, और कंपोनेंट फिर भी -2h क्रॉस ही रहेगा। तो 3 डायमेंशन में फिगर जनरलाइज होके कोन्स बन जाते हैं, पर यूजुअली आपको बुक्स में कई बार केवल इतना फिगर भी दिखेगा, पूरा सर्किल भी नहीं, केवल उसका आधा सर्किल, सेमी सर्किल, क्योंकि उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो अभी तक आप जो ये क्वांटम नंबर्स इस्तेमाल कर रहे थे, -2, -1, 0, 1, 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका नाम है, और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ऐसा होगा, लंबाई तो यहाँ से पता लग जाएगी, लेकिन होगा ऐसी डायरेक्शन में कि उसका कंपोनेंट या तो ठीक 2h क्रॉस बने, या ठीक 1h क्रॉस बने, या 0h क्रॉस बने, या -1h क्रॉस, या -2h क्रॉस। ओके, तो दिस अगेन ये रेड लाइन वाला ओरिएंटेशन नहीं हो सकता, ये नो के लिए है, ठीक है। मैंने जिस तरह से ये फिगर कंस्ट्रक्ट किया, आप भी इसी उसमें पैटर्न में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सर्किल ब्लैक वाला और लाइन ब्लैक वाली सबसे पहले बनाई, फिर ये ब्लू लाइंस बनाई मैंने, ये ब्लू लाइंस 0h क्रॉस पे एक लाइन, 1h क्रॉस पे, 2h क्रॉस पे, -1h क्रॉस पे, -2h क्रॉस पे। फिर मैंने ग्रीन लाइंस बनाई, जहाँ इन ब्लू लाइंस ने सर्किल को इंटरसेक्ट किया, ओरिजिन से उनको ज्वाइन कर दिया, ग्रीन लाइंस। और उसके अलावा कोई आप वेक्टर बनाएं वो पॉसिबल नहीं है, वो नो है। ओके, येस वाले जो है, जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं यही है, इसी को हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। अच्छा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये बात करते हैं। अब आती है वो चौथा क्वांटम नंबर जो आप आज तक इस्तेमाल करते आए हैं, एस, और मैं तो कह रहा हूँ आप एस के साथ साथ एमएस की भी बात कीजिए। बल्कि अब ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की लोगों को जानकारी मिली, चाहे एक्सपेरिमेंट से, चाहे बाद में क्वांटम मैकेनिक्स करके, तो उसी टाइम के आसपास 2 साइंटिस्ट थे, उलेहनबेक और गाउड-स्मिथ। उन्होंने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बजाय के साथ साथ एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जो उसका इंट्रिंसिक को आप समझ सकते हैं, आंतरिक अपना गुण है। ऑर्बिटल तो आप ऐसे सोचिए, जब ऑर्बिट में घूम रहा है और कितनी तेजी से घूम रहा है, उसके हिसाब से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा। वो कम भी बन सकता है, ज़्यादा भी बन सकता है। आप इस फॉर्मूले में देखिए, एल की वैल्यू कम होगी तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कम बनेगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा। लेकिन स्पिन जो है वो उसका आंतरिक फीचर है। ओके, और इस चीज़ को बाद में स्टर्न और गर्लाक ने एक बहुत मेजर एक्सपेरिमेंट उसे कह सकते हैं आप, उसके द्वारा इसे प्रूव किया, कि जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन के स्पिन का एग्जिस्टेंस उन्होंने शो किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, ठीक है। वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने अप्लाई किया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट हमारे पास बार बार आएगा, मैं आगे डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। जैसे आप ऑर्बिटल और स्पिन क्वांटम नंबर्स को या उस एंगुलर मोमेंटम को कुछ इस तरह से सोचते भी आए हैं और सोच भी सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ये पिक्चर पूरी तरह से सही नहीं है, पर फिर भी ये समझने में मदद करती है, तो हम इस पिक्चर को कई बार यूज़ करेंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो आप उसे सोच सकते हैं, उसके कारण जो पृथ्वी का एंगुलर मोमेंटम है वो तो है एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी तो घूमती है, अपने अक्ष पे भी घूमती है, वो उसका अपना स्पिन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो इसी तरह से लोगों ने इनिशियली इसी तरह से कल्पना की, इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल में ही सोचें, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, उसके कारण उस पर एक एल एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते घूमते खुद अपनी स्पिन पे भी घूम रहा है, वो उसका क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे जो मैं आप एस क्वांटम नंबर को सोच सकते हैं एल की तरह, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का की इन्फॉर्मेशन किस में होती है, एल में। ऐसी स्पिन कितना ज़्यादा स्पिन हो रहा है, अब ये बहुत गलत टर्मिनोलॉजी है फिजिक्स के हिसाब से, बट समझने के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, एल आपको लगभग ये इन्फॉर्मेशन देता है कितना ज़्यादा घूर्णन हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एल से डिटर्मिन होती है इस फॉर्मूले से, √L+1h क्रॉस। एल कम होगा तो एंगुलर मोमेंटम कम, एल ज़्यादा तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा, एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से एक एस नंबर होता है जिसमें कितना तेज़ी से वो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन। बट एल और एस में जो अंतर है, एस जो है इसकी वैल्यू हाफ होती है फिक्स्ड। एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हायर वाला ऑर्बिट है तो 7, 8, 9 कुछ और भी हो सकती है, और एल की वैल्यू के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कम या ज़्यादा हो सकता है। पर स्पिन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसके करस्पॉन्डिंग जो एस क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ। ये फिक्स्ड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन का जो अपने स्पिन वाला मोशन है उसे ना तो आप तेज़ कर सकते हैं ना स्लो कर सकते हैं। तेज़ या स्लो से मेरा सेंस क्या है, एल वैल्यू बढ़ी तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ गया। रफली आप सोचिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है, एल कम है तो इलेक्ट्रॉन हल्के घूम रहा है। लेकिन स्पिन की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एस क्वांटम नंबर कितना होता है, हाँ। अच्छा, फिर एल के साथ आप क्या एसोसिएट करते हैं, एम एल।
गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया, एल बराबर 2 था, तो एम एल की वैल्यू आप कहाँ से शुरू करते हैं? आप कहते हैं माइनस एल टू प्लस एल होती हैं, माइनस एल माइनस 2, फिर इसको एक एक इंक्रीज करते रहो, -2 के बाद -1, एक बढ़ाया, एक और बढ़ाया 0, एक और बढ़ाया 1, और कब तक बढ़ाना है? जब तक आप प्लस एल पे ना पहुँच जाए। यही तो करते हैं आप, 2l + 1 वैल्यूज जो आप कहते हैं कि एल की किसी वैल्यू के लिए एम की जो वैल्यू होती है, मैं उसे एम एल कह रहा हूँ, एम एल की कितनी वैल्यू होती हैं? 2l + 1। इसी तरह से मैं एक क्वांटम नंबर एम एस की बात करूँगा, सेम आइडिया। एम एस की वैल्यू क्या होंगी? -s से +s तक होंगी और एक एक के इंक्रीमेंट में होंगी। s की वैल्यू फिक्स्ड है, s के लिए आपको ये नहीं सोचना किसी केस में कितनी है और किसी केस में कितनी है। s क्वांटम नंबर की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा कितनी होती है? हाफ। तो जैसे ml की वैल्यू होती है -L2 + L, ऐसे ही ms की वैल्यू होती है -S2 + S इन यूनिट्स ऑफ 1, एक एक जंप होती जाएगी। -s कितना हो गया? -½ और -½ में जरा एक जोड़ो तो +½ +s। ms की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं केवल ये 2 हैं, क्योंकि s की वैल्यू फिक्स्ड है, तो ms की वैल्यू भी इन दोनों के अलावा नहीं हो सकती है। और आप लोग ध्यान कीजिए, अभी तक जो आप s क्वांटम नंबर यूज़ करते आए हैं, आप कहते हैं s क्वांटम नंबर या तो अप या डाउन हो सकता है, या +½ या -½ होता है, वो एक्चुअली ये वाला क्वांटम नंबर है ms। उसको आपको s की वैल्यू कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि s का मैग्नीट्यूड तो हमेशा कितना होता है? हाफ के बराबर होता है। लेकिन ms की वैल्यू या तो -½ होती है प्लस। तो इनफैक्ट जिसे आप अभी तक s बताते आए थे वो ये वैल्यू थी, इसको तो कभी बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। आप n बताते हैं, l बताते हैं, m बताते हैं, और उस m को भी ml नहीं लिखते हैं, सिंपली m। लेकिन असल में ये जो आप m बता रहे थे अभी तक वो ml था, और जिसे आप s कहते थे वो आप एक्चुअली ms बताते थे। तो क्लैरिटी के लिए मैं इसको, इसीलिए मैंने एक क्वांटम नंबर्स को ऐसे लिखता हूँ, n l और l के साथ एसोसिएटेड वाला ml, और s और s के साथ एसोसिएटेड वाला ms। कुल मिला के वैसे 5 क्वांटम नंबर्स हैं, पर ये वाला कभी बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? हाफ। इलेक्ट्रॉन का स्पिन ना आप बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, s की वैल्यू हाफ होनी है। s की वैल्यू हाफ होने का मतलब क्या है? l की वैल्यू में क्या इन्फॉर्मेशन होती है? एंगुलर मोमेंटम होता है √LL + 1 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह से स्पिन वाला जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, कैपिटल S, जो कि s वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो निकलेगा √SS + 1 ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन क्वांटम नंबर से स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम s की वैल्यू क्योंकि हाफ है, तो हाफ इंटू हाफ + 1 √3/h। फिक्स है ये वैल्यू। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन के करस्पॉन्डिंग का मोशन है वो आप तेज और स्लो नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस उसकी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में है, बाकी आप उसे स्लो या फास्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस वेक्टर की लंबाई, जैसे एल वाले वेक्टर की लंबाई हमारे पिछले एग्जाम्पल में √6h थी, लेकिन अगर l बराबर 3 होता, स्मॉल l बराबर 3, तो ये लंबाई चेंज हो जाती, एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर की लंबाई चेंज हो सकती थी। लेकिन स्पिन वाले एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर की लंबाई चेंज नहीं होती है, वो हमेशा कितनी होती है? √3/4h। रफली ये इतना बन रहा है 0.86h। हाफ h से ऊपर है, लेकिन 1h तक नहीं पहुँचा है। इसके लिए भी आप सिमिलर कंस्ट्रक्शन कीजिए, स्पेस क्वांटाइजेशन की कंस्ट्रक्शन कीजिए। आप 0.86h का एक सर्कल बनाइए। अगर मेरे पास ये वाली जानकारी नहीं होती, ms की जानकारी नहीं होती कि ms की केवल 2 वैल्यू हो सकती हैं, तो मैं कहता अच्छा एंगुलर मोमेंटम, स्पिन वाले एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ इस सर्कल में सेंटर से शुरू करके कहीं भी। पर ये दूसरी जानकारी क्या है? ये अगेन ये बता रही है भाई जो स्पिन वाला वेक्टर है वो स्पेस में केवल ऐसी डायरेक्शंस में पॉइंट करेगा कि जब आप उसका z कंपोनेंट निकालेंगे तो z कंपोनेंट या तो -½ होगा या +½ माइनस और हाफ हो गया 0.5। तो मैंने फिर से सर्कल बनाया, लेकिन सर्कल में मेरा ये वाला वेक्टर नहीं चल सकता है, ये वाला या ये वाला। क्यों? इनका z कंपोनेंट अगर मैं लूँगा ये 0.5h के बराबर नहीं है। 0.5h के बराबर ये कंपोनेंट केवल तब बन रहा है जब ये तो या तो ये वेक्टर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो, तब इसका कंपोनेंट कितना 0.5h, या यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो -0.5h। स्पिन का वेक्टर अगेन ये हरा वाला, लाल वाले नो हैं, लाल वाले अगेन अ बिग नो, ग्रीन वाले यस हैं, यस ग्रीन इज यस। तो स्पिन वाला जो वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम, उसके केवल कितने 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, या तो ये वाला या ये वाला, या तो ये वाला या ये वाला। तो आप स्पिन क्वांटम नंबर बताते हुए यही तो बताते हैं, अप स्पिन और डाउन स्पिन, इसी को कहते हैं आप। अप स्पिन का सेंस ये होता है, सेंस क्या है? इस वेक्टर का z कंपोनेंट
0.5 एच क्रॉस है, और ये हो सकता है क्योंकि इसका z कंपोनेंट -0.5 एच क्रॉस है, जो आप स्पिन कहते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ, वो एक्चुअली ms है। तो प्लीज़ बियर दिस इन माइंड, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी से वर्क करें आप। इसके बाद आपके क्वांटम नंबर्स n l l के साथ एसोसिएटेड ml की वैल्यू होती है -l टू +l इन जम्प्स ऑफ 1, 2l + 1 वैल्यू, और s की वैल्यू आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा हाफ होती है। s के जो z कंपोनेंट अगर मैं कहूँ, केवल वो बताने की जरूरत होती है, या तो -12 एच क्रॉस या +12 एच क्रॉस। तो ये आपके 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ओके, s वाला वेक्टर तो हमेशा फिक्स्ड है, 0.86 एच क्रॉस लंबाई का होगा, बस चेंज जो हो सकता है उसका z कंपोनेंट +12 एच क्रॉस है या -12 एच क्रॉस। ओके, अच्छा, एक और टॉपिक जो हम बार बार यहाँ डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म होगा। एक्चुअली अभी नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, चार्ज पार्टिकल के पास अगर एंगुलर मोमेंटम है तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, मैग्नेट की तरह, और एक मैग्नेट को अगर आप दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो उससे इंटरेक्ट करता है। तो मैग्नेटिज्म हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल करेगा, लेकिन मैग्नेटिज्म का मतलब हमेशा एक्सटर्नल होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड तभी आया जब मैंने बाहर से लगाया, बाद में हम देखेंगे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। एक्चुअली हमारी LS जो आपका टॉपिक है, LS कपलिंग, वो वहीं से आता है, बट ये मैग्नेटिज्म बार बार आएगा। अब मैग्नेटिज्म से क्या रिलेशन है इस चीज़ का, बेसिकली हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल इन ऑर्बिट। हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब आप चाहे उसे क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर सोचें या बोर पिक्चर सोचें या मिला के सोचें, मिला के मतलब हम कुछ इन्फॉर्मेशन क्वांटम की इस्तेमाल करेंगे और बाकी बोर मॉडल की तरह ऑर्बिट सोच के काम करेंगे। तो अब एक चार्ज पार्टिकल एक ऑर्बिट में घूम रहा है, या ऑर्बिट के अलावा स्पिन मोशन भी कर रहा है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, और अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होता है, पार्टिकल का चार्ज होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल पे एंगुलर मोमेंटम होता है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बनता है। लेट मी रिमाइंड यू, मैं पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरू में पढ़ते हैं 12th में, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज अगर किसी डिस्टेंस 2d से सेपरेटेड है तो हम कहते हैं ये एक द्विध्रुव है, डाइपोल है, और इसका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जो कि चार्ज की वैल्यू गुणा गया उनके बीच की दूरी, 2d गुणा गया q के बराबर होता है। ये असल में वैसे एक वेक्टर राशि होती है, पर इसका जो परिमाण है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे हम कहते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ पुरानी बुक्स में इस तरह से आपने देखा भी होगा, वो वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं ना प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे वो कहते हैं अच्छा मैग्नेटिक एक पोल की स्ट्रेंथ mn और दूसरे की स्ट्रेंथ ms, एक प्लस मैग्नेटिक चार्ज टाइप का, एक माइनस मैग्नेटिक चार्ज का। तो इसी तर्ज पे आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यू की बात कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, अच्छा पोल की स्ट्रेंथ m गुणा गया उनके बीच की दूरी। पर ये वाला डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, मैं अगले पेज पे इसे क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले जस्ट एक पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब आप पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सिंपल ये समझो। ऐसे ही अगर किसी सिस्टम में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल रहा है, इस तरह का नहीं, नेक्स्ट पेज पे मैं करेक्ट वो दिखाऊंगा उसका डिस्क्रिप्शन, पर अगर किसी सिस्टम के पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है तो आप सिंपली ये समझिए, इसका मतलब वो सिस्टम एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। म्यू एक वेक्टर होगा, म्यू वेक्टर माना ये है, तो आप इसे समझिए ये एक छोटा सी चुंबक है, एक छोटा सी चुंबक, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन चेक कर लेना आप कहाँ होती है, बट ये एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। अगर किसी सिस्टम पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है तो आप समझिए वो एक छोटा चुंबक है। अच्छा, अब फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -P.E। प्लीज़ चेक योर इंटरमीडिएट बुक्स, वहाँ आपको ये मिलेगा। डाइपोल इस तरह की कैलकुलेशन होती है, ये डाइपोल है और इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पर टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, फिर इसको घुमाने में किया गया कार्य इत्यादि। लेकिन फॉर्मूला ये है, U पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, E इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी डाइपोल जिसका डाइपोल मूवमेंट P है, E इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है -P.E। इसी तरह से आपके पास अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है और आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उत्पन्न हो चुका है जिसका मान म्यू है, तो अगर आप उसे B मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस समय जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं, वो होती है -μ.B। अब माना जो आपने मैग्नेटिक फील्ड ये लगाया, जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, माना एक्सपेरिमेंट करने वाले ने लगाया है, माना ये मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, ठीक है, तो A.B क्या होता है, AX BX + AY BY + AZ BZ। लेकिन अगर B में केवल z कंपोनेंट है, B के x और y कंपोनेंट 0 हैं, तो इस डॉट प्रोडक्ट का केवल z कंपोनेंट सर्वाइव करेगा जो कि होगा -μz dz। एक्चुअली ये आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग आइडिया है। लेट मी से, आइडिया ये है, माना मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाया तो मैं इसी डायरेक्शन को कहूँगा यही मेरी z डायरेक्शन है। आप हमेशा ये ना सोचें कि z डायरेक्शन का मतलब हमेशा ऊपर की ओर या ये,
आइडिया ये है, हम जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे हम उसी को अपनी जेड डायरेक्शन कह देंगे। तो अगर मैं उस डायरेक्शन को अपनी जेड डायरेक्शन कहूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड में एक्स और वाई कंपोनेंट तो है नहीं, फिर इस फॉर्मूले में भी म्यू का केवल कौन सा कंपोनेंट आएगा, जेड का। ये चीज़ मैं यहाँ पे भी आपको हल्का डिस्क्राइब करना चाह रहा था। हम एंगुलर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम जिस कंपोनेंट को मेज़र करते हैं उसी को क्या कह देते हैं, एल जेड। तो वही आइडिया यहाँ पे है, जिस डायरेक्शन में हमने मेजरमेंट किया उस डायरेक्शन के कंपोनेंट को ही हम क्या कहते हैं, जेड कंपोनेंट। ओके, और ऐसा केवल एल के साथ नहीं है, एस के साथ भी है। एस के भी 3 कंपोनेंट्स हैं, एस एक्स, एस वाई, एस जेड। पर क्वांटम मैकेनिक्स की लिमिटेशन के कारण आप इन तीनों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो हम जिस वाले कंपोनेंट को मेज़र करते हैं उसका नाम क्या कहते हैं, एस जेड। और एस जेड की अलाउड वैल्यू कितनी होती है, या तो प्लस एच क्रॉस बाई 2 या माइनस एच क्रॉस बाई 2। सो दिस। लेकिन अब मैं मैग्नेटिक डाइपोल की प्रॉपर डेफिनेशन पे आता हूँ, क्योंकि आप ये जानते हैं सारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं उसका मूल कारण होती है धारा। करंट के कारण ही मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म के सारे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ वगैरह से आप देख लें, ठीक है, डी बी इक्वल टू दिस। तो अगर अब हम सीधे बात करते हैं, अगर आपके पास एक धारावाही लूप है किसी भी शेप का, या मैंने अजीब सी शेप का बनाया है, बाद में मैं सर्कुलर शेप का ले लूँगा, किसी भी शेप का आपके पास अगर एक धारावाही लूप है, एक तार का टुकड़ा है जिसमें धारा बह रही है, बंद परिपथ है, बंद लूप है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है वो होता है आई गुणा के आई। आई बहने वाली धारा, तार में बहने वाली धारा, और ए उस लूप का एरिया। ठीक है, माना ये लूप है तो इसके अंदर के एरिया की गणना कर लो ए, और इस तार में कितनी करंट बह रही है, जितनी करंट यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी हर पॉइंट पे सेम करंट होगी, तो आई गुणा के। कहीं कहीं आपको ये आई के बजाय एन इंटू आई ए भी लिखा हो सकता है। एन क्यों होता है, माना आपका तार जो है माना सर्कुलर है, लेकिन एक लूप ना होके माना वो तार के 50 घेरे हैं, तार एक तरफ से एंटर किया, 50 घेरे हुए, और लास्ट में 50 घेरों के बाद ये तार बाहर निकल गया। तो इस समय किसी पॉइंट पे जो धारा का मान है वो n गुणा गया आई होगा। n है 50, तो 50 गुना हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं इसी से कर लूँगा कैलकुलेशन। आई किसी पॉइंट से होकर गुजरने वाली कुल धारा है, वहाँ से 50 तार गुजर रहे हैं तो 50 गुना हो जाएगी। तो ये होता है धारावाही तार के कारण, धारावाही लूप के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनता है वो इतना होता है। तो इसे आप इस तरह सोचें, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है सर्कुलर लूप में, तो कुल मिला के वो लूप एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट ये डायरेक्शन वगैरह निकालनी आपको आनी चाहिए, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। वो डायरेक्शन जो होती है उस मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट की, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, वो उस तल के लंबवत होती है। ठीक है, दिस डायरेक्शन आप जो निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं। करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में अगर आप अपने सीधे हाथ की अंगुलियों को घुमाएं, उस डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो आपका अंगूठा म्यू की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ठीक है, अगेन ये इंटरमीडिएट से आप चेक कर दीजिए। तो अब हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। भाई चार्ज पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो हम इस तरह का सोच ही रहे हैं, पर आप स्पिन को भी इस तरह से सोच लीजिए कि स्पिन के कारण भी हाँ उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, भाई अगर सोचो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके कारण ये एक धारावाही लूप की तरह तो व्यवहार कर रहा है। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो होके जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बार बार इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट से ऐसे क्रॉस होके जा रहा है, तो उस पॉइंट पे बार बार आपको कुछ चार्ज दिख रहा है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ऑर्बिट में घूम रहा है, बोर मॉडल के टाइप की ऑर्बिट में घूम रहा है, वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह है। उस समय उस लूप की शेप ऐसी आड़ी तिरछी भी नहीं है, सर्कुलर है। सर्किल का एरिया आप निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। बोर मॉडल के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम एन एच क्रॉस होता है, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एल एल प्लस वन एच क्रॉस। तो सर्किल में किसी पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम है, तो आप ऐसा सोचिए वो एक आर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है। वो एंगुलर मोमेंटम इतना हो या इतना, इसकी मुझे इनफैक्ट इन फॉर्मूलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद अभी। हम केवल ये बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम है, एल एंगुलर मोमेंटम है। क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम होता है एम इंटू वी इंटू आर, पी गुणा गया आर, पी एम वी हो गया आर, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। एरिया पाई आर स्क्वायर है लूप का। अब ये इलेक्ट्रॉन कितनी धारा कंस्टिट्यूट कर रहा है, कितनी धारा बन रही है इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो कि इस ऑर्बिट में घूम रहा है, जरा इसकी गणना करते हैं। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम का मतलब होगा वन टाइम पीरियड। इस इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर लगाने में माना टी समय लगता है, टाइम पीरियड। तो आप किसी लोकेशन पे खड़े हैं, माना यहाँ पे आप एक कैमरा लेके खड़े हैं, भाई कितना चार्ज यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो
टी टाइम में एक बार इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन को क्रॉस करेगा। अगर आप 2t समय तक वेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन को 2 बार क्रॉस कर चुका होगा, तो q भी दुगना हो जाएगा लेकिन t भी दुगना हो जाएगा। तो करंट निकालने के लिए केवल एक टाइम पीरियड में कितना चार्ज क्रॉस हुआ, और ये कैलकुलेशन मैं केवल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं करता हूँ, माना जनरल चार्ज की बात करते हैं। q कोई चार्ज है जो कि किसी सर्किल में घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम l है, तो अगर उसके घूमने का टाइम पीरियड t है तो जो करस्पॉन्डिंग करंट है कितना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq अपॉन dt, यहाँ पे सिंपली q अपॉन टी, q टाइम पीरियड कितना होगा, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। माना इलेक्ट्रॉन का वेग है v या उस चार्ज पार्टिकल का वेग v है, तो इस पथ की जो लंबाई है 2πr, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2π अपॉन v, तो करंट की वैल्यू ये निकल गई और एरिया की वैल्यू ये है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं I गुणा गया a करके, म्यू जो कि वेक्टर म्यू का केवल परिमाण है, कितना होगा πr² क्यूब अपॉन 2πr, मल्टीप्लाई किया, चीज़ें कैंसिल हुई। अब आप इस फैक्टर को ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m मतलब उस पार्टिकल का मास, जिस पार्टिकल का चार्ज q है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकता है, मास से मल्टीप्लाई करें। मास से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, वी आर का फैक्टर वहाँ पहले से था, और m भी अगर मिल जाएगा तो m इंटू वी इंटू आर बन जाएगा l, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल वाला, तो q अपॉन 2m टाइम्स l। ये रिलेशन असल में एक वेक्टर रिलेशन है, आपको मिला तो केवल ये म्यू बराबर क्या है, QL बटे 2m, लेकिन असल में म्यू भी एक वेक्टर है और L भी एक वेक्टर है। म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब छोटा सी चुंबक की तरह व्यवहार जो कर रहा है वो सिस्टम, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इनफैक्ट ये रिलेशन यही बता रहा है, अगर सिस्टम के पास एंगुलर मोमेंटम है और उस पार्टिकल के पास चार्ज है, तो वो एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना होता है। आप सोचिए अगर q बराबर 0 हो, पार्टिकल चार्ज ना हो, तो एंगुलर मोमेंटम तो हो सकता है, माना किसी कारण से वो सर्किल में घूम रहा है, लेकिन तब म्यू कितना बनेगा, 0। केवल चार्ज पार्टिकल के पास अगर एंगुलर मोमेंटम होता है तो वो चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। कितना चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये इक्वेशन उसको कंटेन कर रही है। म्यू इक्वल टू q बाई 2m, चार्ज अपॉन 2m, उस पार्टिकल का चार्ज अपॉन 2 इंटू उस पार्टिकल का मास इंटू एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, हम इसके बाद केवल इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चर्चा करेंगे, पर ये प्रोटॉन के लिए भी लागू होता है। माना प्रोटॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम है तो प्रोटॉन के लिए चार्ज पॉजिटिव होता है, ये जनरल रिलेशन है। लेकिन अब हम केवल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, तो q की जगह मैंने रखा -e। म्यू के साथ मैंने अब l भी अटैच कर दिया है। l का मतलब ये वो वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जो इस L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बाद में हम एक इस तरह की चीज़ की बात भी करेंगे, अरे S भी तो एक तरह का एंगुलर मोमेंटम होता है, तो शायद इसके कारण भी एक तरह का मैग्नेटिक व्यवहार उत्पन्न होता हो, उसको हम μs से प्रदर्शित करेंगे। तो ये L के कारण, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी, Q की जगह -e, और M के साथ भी मैंने me लगा दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, ये मैंने एक और कारण से भी लगाया, क्योंकि हमारा ml क्वांटम नंबर भी आ रहा है, तो ml क्वांटम नंबर तो वो क्वांटम नंबर है और me हमारा मास है ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्लैरिटी रखने के लिए। ओके, तो ये एग्जैक्ट रिलेशन है। इस रिलेशन को मैंने ऐसे लिखा है, e/2me का फैक्टर और -l में यहाँ ले आया। ये e/2me आप देखिए, ये सब कुछ कांस्टेंट है। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रेशियो को कई बार कहा जाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, जायरो शब्द का मतलब आप एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर सकते हैं। जायरोस्कोप आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में शब्द सुना होगा। जायरोस्कोप एंगुलर मोमेंटम पे स्टेबिलिटी बेस्ड सिस्टम होता है। जायरो, तो जायरो शब्द है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड। और मैग्नेटिज्म वाला बिहेवियर ये है, ये इस और इस फैक्टर का रेशियो है। अगर आप केवल परिमाण वाले रिलेशन को देखें, वेक्टर यहाँ से हटा दो, तो अगर आप ये L का फैक्टर यहाँ नीचे ले आएँ, μ/L, मैग्नेटिज्म बिहेवियर और जायरोमैग्नेटिक बिहेवियर का रेशियो कितना है, Q/2m, तो इसीलिए इसे जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। ओके, ये। लेकिन अब ये समीकरण जो है, ये एक वेक्टर समीकरण है। पहले इस माइनस साइन की इंपॉर्टेंस समझ लें। हाँ, माइनस साइन को मैं यहाँ ले गया, माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कारण आया था। परिमाण तो जो भी होगा, म्यू का और एल का परिमाण का रिलेशन तो जो भी होगा, लेकिन डायरेक्शन आप देखें, एल की डायरेक्शन और म्यू एल की डायरेक्शन अपोजिट होगी इस माइनस साइन के कारण। इसको हम फिगर में ऐसे दिखाते हैं, अगर एल इस डायरेक्शन में है, अब की बार ये रेड वाला हमारा एल का वेक्टर है। पीछे वाले फिगर में मैं रेड वाले का मतलब ये कह रहा था, रेड वाला नहीं हो सकता है, पर माना ये हमारा एल का वेक्टर है किसी डायरेक्शन में, तो म्यू एल का वेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन के लिए उसके अपोजिट होगा, ये माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन के। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो उसका म्यू एल भी इसी डायरेक्शन में होता। ठीक है, तो लेकिन अब ये वेक्टर समीकरण है, तो अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं, a बराबर b,
तो उनके कंपोनेंट भी बराबर होते हैं, ए एक्स बराबर बी एक्स, ए वाई बराबर बी वाई, ए जेड बराबर बी जेड। अगर मैं केवल इनके जेड कंपोनेंट कंपेयर करूं, केवल जेड कंपोनेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में एल एक्स और एल वाई की जानकारी तो होती ही नहीं है, हमारे पास जानकारी है एल जेड की। तो ये जो म्यू एल वेक्टर जो है ये एल वेक्टर से रिलेटेड है। तो अगर मैं केवल म्यू एल का जेड कंपोनेंट लूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका भी तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग कुछ कंपोनेंट होगा। वो कितना होता है? माइनस ई बाई टू एम ई, ये फैक्टर तो रहेगा, और एल का भी क्या हो जाएगा? केवल जेड कंपोनेंट। और क्वांटम मैकेनिक्स की इंफॉर्मेशन के हिसाब से एल का जेड कंपोनेंट कितना होता है? केवल ये हो सकता है एम एल टाइम्स एच क्रॉस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टाइम्स एच क्रॉस। तो वो जानकारी यहाँ इस्तेमाल करो। इस इक्वेशन से इसका केवल जेड कंपोनेंट लिखा, इसमें राइट हैंड साइड में एल जेड आया, क्वांटम मैकेनिक्स से एल जेड की वैल्यू एम एल टाइम्स एच क्रॉस, माइनस साइन साइड में कर दिया, एम एल क्वांटम नंबर ये, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, ई एच क्रॉस बाई टू एम ई, ई एच क्रॉस बाई टू एम ई। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करता है, वो तो यहीं पे समझ आ गया था, यहाँ पे या यहाँ पे। पर वो छोटे चुंबक का जो डाइपोल मोमेंट है उसका जेड कंपोनेंट कितना होता है? माइनस, माइनस साइन केवल डायरेक्शन बताने के लिए है, माइनस टाइम्स एम एल, और ये बाकी सब कांस्टेंट है। इनफैक्ट इस कांस्टेंट का एक बहुत खास नाम है, ई एच क्रॉस बाई टू एम ई, इसे कहते हैं हम बोर मैग्नेटॉन, और उसका सिंबल होता है म्यू बी, म्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बी। क्योंकि आप एलिमेंट्री सिस्टम्स के जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे उनमें ये फैक्टर हमेशा आएगा। तो इस चीज़ को हम अगर आज से एक वन बोर मैग्नेटॉन कह दें इस ई एच क्रॉस बाई टू एम को, तो आपको केवल किसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना बताना है? अच्छा, माना एम एल की वैल्यू 2 है, -2 बोर मैग्नेटॉन। ये बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस यूनिट को हमने डिफाइन कर दिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट एलिमेंट्री सिस्टम्स के लिए बोर मैग्नेटॉन होगी। बोर मैग्नेटॉन ई एच क्रॉस बाई टू एम ई को कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकालना चाहें 9.2 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला, लेकिन ये नहीं है इंपॉर्टेंट, इसको अब से हम एक बोर मैग्नेटॉन कहेंगे। तो सिंपली एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट, एंगुलर मोमेंटम नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जेड कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है? सिंपली कितनी? -ml इन यूनिट्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन की यूनिट में कितना? -ml। अब फिर से उसी एग्जाम्पल पे चलें, माना हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए L बराबर 2 था, तो ml की अलाउड वैल्यू कितनी होती है? या तो -2 या -1 या 0 या 1 या 2 होती है। तो ज़रा इस आंसर को देखे थे, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन L बराबर 2 वाला है तो जब वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा उस ऑर्बिटल, इसको फिगर से इस तरह सोचो, L बराबर 2 मतलब हाँ ये कुछ किसी ऑर्बिट में किसी गति से घूम रहा है। ये चार्ज पार्टिकल जब गति करता है सर्किल में, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो उसके कारण उसका एक छोटा सी म्यू भी उत्पन्न होता है। एल अगर इस डायरेक्शन में होता है तो म्यू उसके अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। लेकिन वो म्यू का जेड कंपोनेंट कितना होता है? उस म्यू का जेड कंपोनेंट आप यहाँ से देखें, बोर मैग्नेटॉन की यूनिट में या तो 2H क्रॉस होगा, या 1H क्रॉस, या 0H क्रॉस, या नॉट H क्रॉस, सॉरी, बोर मैग्नेटॉन, या 2 बोर मैग्नेटॉन, या 1 बोर मैग्नेटॉन, या 0 बोर मैग्नेटॉन, या -1 बोर मैग्नेटॉन, या -2 बोर मैग्नेटॉन। ये भी क्वांटाइजेशन है किसका? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के जेड कंपोनेंट का। ओके, तो ये क्वांटाइजेशन कोई नया फीचर नहीं है, ये इस इक्वेशन से ही शुरू हो गया था, क्योंकि एल का जेड कंपोनेंट क्वांटाइज्ड होता है तो म्यू का भी जेड कंपोनेंट क्या होगा? क्वांटाइज्ड। उसको मेज़र करने की यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम सिस्टमेटिक स्टडी करके नहीं लाए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ एडॉक इन्फॉर्मेशन जो हमें आगे के डिस्कशंस के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने किसी तरह से इनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। जितना समझ आए ठीक है, नहीं तो आप उसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन समझ के अपनी मेमोरी में बैठाने की कोशिश कीजिए। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अहेड, सो थैंक यू एवरीबॉडी।